Assalamu alaikum everyone. This is Adris Ahmed and welcome to our session. First of all, I would like to introduce you to the you know society जो कि ये सारा जो आप कह लें फ्री वर्कशॉप है जो कंडक्ट करवा रही है जिसके थ्रू ये हो रही है और दैट इज अबाउट इनिशिएटिव ऑफ यूथ डेवलपमेंट. सो इनिशिएटिव ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऐसे बहुत सारे पर्पसेस के लिए काम कर रही है और ये बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं लेट्स से अभी जो हमारी फ्री वर्कशॉप है ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ हो रही है. तो ये और भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है. अब ये जो डेवलपमेंट है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दो पार्ट्स में काम करती है. एक जो है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स और इसका काम ये होता है कि मतलब इसके दो पार्ट्स हैं और एक पार्ट जो ये है वो इस पर काम करता है कि जो हमारी यूथ है उनकी जो मोरालिटी वगैरह है उसको रिफॉर्म करने के लिए उसके लिए ये डिफरेंट कोर्सेज करवाती रहती है. फॉर एग्जांपल वो इस्लामिक बेस्ड होते हैं और वो कुरान बेस्ड होते हैं तो ऐसी टीचिंग्स पर बेस्ड होते हैं. और जो दूसरा जो पार्ट है वो काम करता है जो उन स्किल्स पर जो कि हमारी सोसाइटी स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू आप सोसाइटी में कुछ अर्न वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ आप सीख वगैरह सकते हैं. तो अभी जो हमारी वर्कशॉप है विच इज़ अबाउट फिक्शन राइटिंग तो ये दूसरे पार्ट में आती है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अलॉट in order to make the youth enabled to learn as much as they can. So that was a brief introduction about the organization जिसके थ्रू ये सारी जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट करवाई जा रही है. Now let's head towards a workshop that is fiction writing. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होगा कि जो वर्कशॉप है ये एक्चुअली है किस बारे में. तो ये जो वर्कशॉप है ये कोई राइटिंग का कोर्स नहीं है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए who want to be aspiring writers, यानी वो राइटिंग का जो प्रोफेशन है उसकी तरफ जाना चाहते हैं. और इसके अलावा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको राइटिंग का शौक है, जिनके राइटिंग स्किल्स काफ़ी कुछ हद तक आप कह लें इम्प्रूव हैं या आती हैं, उनको लिखना आता है, वो लिखते रहते हैं. उनके लिए स्पेशली ये जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट हो रही है. और इसके थ्रू आप ये सीख सकते हैं कि वो क्या टेक्निक्स हैं, व्हाट आर दोज टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगी कुछ लिखने में, फिक्शन वगैरह लिखने में, जैसे स्टोरीज हो गई, कोई नॉवल हो गया, इस तरह की कोई चीज़ें. सो दिस वर्कशॉप इज अबाउट दीज थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट ड्यूली. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो फिक्शन होता है वो होता क्या है. देखिए हमारा जितना भी लिटरेचर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. अब लिटरेचर से मुराद के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जो लिटरेचर होता है वो तमाम लिखा हुआ काम होता है, ऑल रिटन आर्टिस्टिक वर्क्स. उसमें नॉवेल्स भी आ जाते हैं, उसमें स्टोरीज भी आ जाती हैं, उसमें प्लेस भी आ जाते हैं. तो ये तमाम चीज़ें लिटरेचर में आती हैं. अब जो लिटरेचर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक फिक्शन होता है और एक नॉन फिक्शन होता है. तो हमारा काम जो है वो फिक्शन के साथ है. लेकिन सबसे पहले मैं आपको दोनों चीज़ों में क्लैरिटी कर दूं. नॉन फिक्शन जो होता है वो रियलिटी बेस्ड होता है, यानी आप उसमें एसेस लिख सकते हैं, जैसे कायदे आज़म पर ऐसे, इल्हाम इकबाल पर ऐसे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो नॉन फिक्शन में आती हैं. कोई हिस्टोरिकल चीज़ जिसमें आप हिस्ट्री के फैक्ट्स वगैरह बता रहे हैं तो वो नॉन फिक्शन में आ जाता है. लेकिन हमारा काम जो है यहाँ पर वो फिक्शन के साथ है. और फिक्शन में ये होता है कि फिक्शन बिल्कुल ही नॉन फिक्शन के ऑपोजिट है. फिक्शन जो एक आप कह लें इमेजिनेटिव काम को कहते हैं, और फिक्शन में तमाम स्टोरीज आती हैं, लिटरेचर नॉवेल्स आ जाते हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं. सो प्रॉपरली हम फिक्शन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिक्शन. तो आसान वर्ड्स में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पर, आप सबको आई होप सो विजिबल होंगे. सबसे पहले इन शॉर्ट वर्ड्स फिक्शन इज फिक्टिशियस लिटरेचर. तो जो फिक्टिशियस वर्ड है हमारे पास ये फिक्शन से निकला है. फिक्शन का लफ्जी मतलब होता है अफसाना, गैर हकीकी, जो अनरियल, जो हकीकी ना हो. तो ये लिटरेचर है फिक्शन असल में. लेकिन लिटरेचर कैसा है? फिक्टिशियस लिटरेचर है, अफसानी गैर हकीकी लिटरेचर है. इसमें शॉर्ट स्टोरीज वगैरह और नॉवेल्स वगैरह आ जाते हैं. मजीद आसान करके अ मेड अप स्टोरी, खुद से बनाई गई कोई कहानी जो कि रियल ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि फैक्ट ना हो, या फिर ऐसे काम जो इमेजिनेशन की क्रिएशन हो, या आप कह लें क्रिएटिव काम. मिसाल के तौर पर आप खुद से कोई स्टोरी बना लेते हैं, फर्जी कहानी बना लेते हैं, या आप कह लें कि अक्सर औकात एक प्रैक्टिस हुआ करती थी स्टोरी टेलिंग की
कि आप कोई भी हॉरर स्टोरी वगैरह सुनाते थे और वो रियलिटी बेस्ड नहीं होती थी, वो मन घड़त कहानी होती थी, तो ऐसी तमाम चीज़ें फ़िक्शन के अंडर आती हैं। सो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़िक्शन असल में होता क्या है। अब मैं आपको एक कोटेशन बताता चलूँ, एक हमारे एक बहुत ही फ़ेमस राइटर है स्टीफ़न किंग, आपने लाज़मी नाम सुना होगा, जो राइटिंग के पेशे से वाबस्ता हैं या ज़रा शौक रखते हैं पढ़ने-लिखने का। तो उनकी एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि फिक्शन इज अ ट्रूथ इनसाइड अ लाई, मतलब एक झूठ के अंदर फिक्शन जो है वो सच होता है। मिसाल के तौर पर आप पूरी कहानी लिख रहे हैं, पूरी कहानी वो एक झूठ है, लेकिन उस कहानी के अंदर जो बताया गया वो आपने इस तरीके से बताया गया होता है या आपने इस तरीके से बताना है कि वो पढ़ने वाले को सच लगे। सो दैट इज ऑल अबाउट फिक्शन। अब हम चलेंगे फिक्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिक्शन क्या होता है। फिक्शन में स्टोरीज आती हैं, फिक्शन में नॉवेल्स वगैरह आते हैं। तो अब यहाँ से आपको ये हेल्प हो जाएगी। आगे जितना भी सेशन है हमारा, वो इस हवाले से अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, कुछ आप इस तरीके से इमेजिनेटिव काम करना चाह रहे हैं, कोई आप शॉर्ट स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छी स्टोरी लिखने में, एक अच्छा फ़िक्शन लिखने में। तो सबसे पहले फ़िक्शन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो क्या हिस्से हैं फ़िक्शन के जो कि ज़रूरी होते हैं, जो कि हर फ़िक्शन में शामिल होते हैं। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ फ़िक्शन and they are given before you. Characters, plot, setting, conflict, point of view and theme. एक और बात मैं आपको बताता चलूं, वो स्टूडेंट्स जो कि नॉवेल्स के साथ लगाव रखते हैं और इसी तरह मूवीज के साथ लगाव रखते हैं, उनके लिए जो सेशन है ये बड़ा ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव रहेगा और बड़ा यूजफुल रहेगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस सेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फिक्शन का जो पहला एलिमेंट है। तो कैरेक्टर्स अब क्या होते हैं, कैरेक्टर्स असल में वो पर्सन्स होते हैं जो कि आप कोई भी कहानी लिख रहे हैं, उस कहानी में ज़ाहिर बात है जो पर्सन्स होंगे, जो लोग होंगे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया हुआ है, उस आप उनको कैरेक्टर्स कहेंगे। यानी उसमें हिस्सा लेने वाले लोग, उर्दू में हम इसको किरदार के साथ ट्रांसलेट करते हैं। अब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो राउंड भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। अब राउंड कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है? राउंड कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है, राउंड कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो तब्दील हो जाते हैं पूरी स्टोरी में। मिसाल के तौर पर आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट में फर्ज कर लें कि कैरेक्टर हमारा मेन कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर जो है स्टार्ट में बहुत ग्रीडी है, मतलब लालची है, बहुत केयरलेस है अपनी लाइफ के बारे में, लापरवाह है। ही डज नॉट केयर अबाउट हिज फैमिली, ही डज नॉट केयर अबाउट हिज कंट्री एटसेट्रा। लेकिन जैसे जैसे मूवी या स्टोरी या नॉवल प्रोग्रेस होगा, बढ़ेगा, तो उसमें चेंज आता जाएगा और आखिर पर आप उसमें इस तरह का चेंज देखेंगे कि जो उसकी ग्रीडीनेस होगी वो खत्म हो जाएगी और इसी तरीके से जो उसकी केयरलेसनेस होगी वो केयरफुलनेस में चेंज हो जाएगी और इसी तरीके से वो एक मैच्योर कैरेक्टर के तौर पर सामने आएगा, उभर कर आएगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि थ्रू आउट द स्टोरी, ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी तब्दील हो जाते हैं, जो जिनकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग आती है, जो चेंज हो जाते हैं, उनको हम राउंड कैरेक्टर्स कहते हैं। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अपना जो माइक है वो जरा म्यूट कर दें। अगर आपका कोई सवाल हो तभी आप उसको अनम्यूट करें। थैंक यू। उसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं। अब फ्लैट जैसा कि जाहिर है कि आप बिल्कुल फ्लैट रोड कह लें, फ्लैट लाइन कह लें, बिल्कुल। तो फ्लैट कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम रहते हैं, जो तब्दील नहीं होते, जो स्टार्ट में भी जैसे स्टार्ट में होंगे वैसे वो आखिर पर होंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और फ्लैट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते। अच्छा, अब हमारे पास एक और डिवीजन है कैरेक्टर्स की, जो कि होती है प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि इस्तेमाल होती हैं, जो कि जो फिक्शन वगैरह से वाबस्ता हैं, जो लिखना चाहते हैं उनको लाजमी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं कोई भी जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का, उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, या आप आसान वर्ड्स में हीरो। अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ। नॉर्मली हमें एक मिसकंसेप्शन ये होती है कि जो हीरो होता है वो लाजमी कोई मर्द होगा, कोई आप कह लें मेल पर्सन होगा। जरूरी नहीं है। आज बहुत ज्यादा लैंग्वेज में चेंज आया है। तो नॉर्मली हीरोइन एक हमारे पास अलग वर्ड होता था जो कि प्रॉपरली फीमेल कैरेक्टर के लिए यूज होता था, लेकिन उसमें वो जो मेन कैरेक्टर वाली आप कह लें सेंस होती है, फीलिंग होती है, प्रोटेक्टनेस वाली फीलिंग होती है, वो नहीं आती। अब आपको ऐसी बहुत सारी मूवीज देखने को मिलेंगी, नॉवेल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें जो प्रोटेक्निस्ट होगा, जिसमें जो हीरो होगा वो एक फीमेल कैरेक्टर होता है। तो ये जो वर्ड है हीरो, ये जरूरी नहीं आप किसी मेल हीरो के लिए इस्तेमाल करें। इट दिस वर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अ फीमेल हीरो, मतलब किसी फीमेल पर्सन के लिए भी
फीमेल प्रोटैगनिस्ट के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आप मूवीज वगैरह की जो आई होप सो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो देखी होंगी, जो जिनसे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इसके ऑपोजिट होता है एंटेगनिस्ट। अब एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट के बिल्कुल उलट होता है। आसान वर्ड में इनको कह सकते हैं विलन। मतलब वो पर्सन जो हीरो जो होता है उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है, उसके लिए मुश्किलात पैदा करता है, उसकी मुखालफत करता है, उसको हम एंटेगनिस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लें, आप कह लें कि हैरी पॉटर जो सीरीज है, हैरी पॉटर नॉवल की, या उसमें आप मूवी की आप एग्जांपल ले लें, या एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक मूवी है, उसका नाम है द वेव या द क्वैक, दोनों मूवीज हैं। हम द वेव की एग्जांपल ले लेते हैं। अब द वेव जो मूवी है उसमें ये होता है कि एक सोसाइटी है, एक टाउन है बड़ा, इट्स अ वेरी हैप्पी टाउन, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो एक मेल पर्सन है। और उसके जिम्मे ये होता है कि एक बहुत बड़ी वेव आ रही होती है, वो कंट्री के मुख्तलिफ टाउन्स को ना वो वाइप अवे करती जा रही होती है, खात्मा करती जा रही होती है। और वो जो वेव होती है वो आते आते उनके टाउन तक आ रही होती है। तो जब उनको पता चलता है तो अब उसके जिम्मे ये काम होता है, सारी मेन प्रॉब्लम ये है कि उसने अपने टाउन को उस वेव से बचाना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि प्रोटैगनिस्ट, जो कि हीरो है, उसकी मुखालफत कर रहा है। तो यहाँ पे एक वेव ही ऐसी चीज है जो कि प्रोटैगनिस्ट के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है। तो उस मूवी में जो एंटेगनिस्ट होगा वो वेव होगी। तो यहाँ से मैंने आपको ये क्लियर करना चाहा है कि जरूरी नहीं है एंटेगनिस्ट कोई पर्सन ही हो। एंटेगनिस्ट कुछ भी हो सकता है, शर्त ये है कि वो हीरो के रास्ते में कोई मुश्किलात क्रिएट करे। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट। अब हम चलते हैं प्लॉट की तरफ, जो कि फिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, विच इज प्लॉट। अब प्लॉट क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको स्टोरी और प्लॉट में डिफरेंस बताता चलूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फिक्शन का, वो आपके पास प्लॉट है या स्टोरी है। देखिए ना, अगर आपके पास स्टोरी नहीं होगी, प्लॉट ही नहीं होगा, आप कैरेक्टर्स का क्या करेंगे? तो अगर आप कैरेक्टर्स ले भी आते हैं, आपके पास स्टोरी नहीं है, तो आप कैरेक्टर्स को कैसे रोल वगैरह असाइन करेंगे? कैसे आप कैरेक्टर्स को आप लेकर आगे चलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव सम प्लॉट। आपके पास कोई स्टोरी होनी चाहिए, कोई प्लॉट होना चाहिए। तो जब भी आप कुछ लिखने वाले हैं, आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, आप कोई नॉवल लिखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू हैव इज प्लॉट। आपके पास कोई स्टोरी हो, आपके पास कोई प्लॉट हो। अगर आपके पास कोई प्लॉट है, आपके पास कोई स्टोरी है, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें कैरेक्टर्स ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कोई प्लॉट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, तो आप खाली कैरेक्टर्स का कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिक्शन, एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट। तो सबसे पहले प्लॉट के बारे में ये है, प्लॉट और स्टोरी में डिफरेंस ये होता है, स्टोरी और प्लॉट दोनों ऑलमोस्ट एक चीज होती है, लेकिन स्टोरी जो होती है दैट इज ऑलवेज इन, ये मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ऑलवेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल कहते हैं विद द सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, टाइम के सीक्वेंस के हवाले से। मिसाल के तौर पर आप यूं कह लें कि एक स्टोरी में, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्ज कर लें कि एक टीचर है, वो आपकी क्लास में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही नॉक्स एट द डोर, ही ओपन्स द डोर। अब आप जरा इवेंट काउंट करते जाएं कितने इवेंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सेकंड, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। थर्ड, ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में दाखिल हो गया। फोर्थ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द स्टूडेंट्स, उसने अपना तारुफ करवाया स्टूडेंट्स के साथ। 4 इवेंट्स हो चुके हैं। पांचवा, ही डिलीवर्ड द लेक्चर। और छठा, ही लेफ्ट द क्लास। तो ये 6 इवेंट्स हो गए हैं। नॉक करना, दरवाजा ओपन करना, क्लास में एंटर होना, अपना इंट्रोडक्शन देना, लेक्चर डिलीवर करना और वापस जाना। अगर आप इस पर नॉवल कोई स्टोरी लिखना चाहें तो ये पूरी स्टोरी है, मतलब सीक्वेंस में स्टोरी है। आप प्लॉट इसको तब कहेंगे, अब प्लॉट में डिफरेंस ये होता है, जो प्लॉट होता है वो क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है, वो नॉन क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी ये सीक्वेंस के बगैर भी हो सकता है। अब अक्सर औकात ऐसे होता है, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जो लास्ट वाले सीन से शुरू होती है, यानी एंडिंग से शुरू होती है, और एंडिंग का थोड़ा सा सीन दिखाकर वो पास्ट में चली जाती हैं, स्टोरी को पास्ट में डायरेक्ट कर देते हैं, ये बताने के लिए तो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी ऐसा नहीं है कि मतलब जो ऐसा नहीं है, आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या कोई भी आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो आखिर वाला जो सीन होता है, जो एंड होता है, वो पहले हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पूरी स्टोरी होती है वो सीक्वेंस से हुई होती है, लेकिन जिस सीक्वेंस से उसको दिखाया जाता है, जिस अरेंजमेंट से उसको दिखाया जाता है, वो प्लॉट होता है असल में। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं मूवीज के, या जो राइटर्स होते हैं नॉवेल्स के, वो क्या करते हैं,
रीडर्स के या वॉचर्स के जो व्यूअर्स होते हैं, देखने वाले पढ़ने वाले नॉवल की सूरत में, उनके इंटरेस्ट को स्टार्ट में ही कैप्चर करने के लिए, पीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो लास्ट वाला सीन, मतलब जहाँ पे स्टोरी एंड हो रही होती है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, उसको स्टार्ट में थोड़ा सा बता देते हैं या दिखा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो रीडर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनका सस्पेंस जो होता है, वो क्यूरियोसिटी जो होती है, वो इंक्रीज हो जाती है इस हद तक कि वो उसमें रहना पसंद करते हैं। वो तब तक उसको खत्म नहीं करते, स्किप नहीं करते, लीव नहीं करते जब तक वो पूरी स्टोरी जान ना जाए। तो ये एक ट्रिक होती है रीडर्स को या व्यूअर्स को स्टार्ट में ही ग्रैब करने की। तो असल में जो सारी स्टोरी होती है वो सीक्वेंस से हुई होती है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी टीचर वाली, तो अगर आप इसको ऐसे करते हैं कि टीचर ने लेक्चर दिया, आपको दिखाया इस तरीके से जा रहा है, आप इसको बताएं इस तरीके से नॉवल में, स्टोरी में, कि टीचर ने पहले लेक्चर दिया और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद आप पास में दिखाएं, उसने पहले नॉक किया, फिर उसके बाद उसने दरवाजा ओपन किया, फिर वो क्लास में आया, फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो ये आप प्लॉट इसको कह देंगे, क्योंकि जो प्लॉट होता है वो क्रोनोलॉजिकल भी होता है, सीक्वेंस वाइज भी हो सकता है, सीक्वेंस वाइज नहीं भी हो सकता। सो ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में, स्टोरी में और प्लॉट में। अब प्लॉट में नॉर्मली हम वो एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो कि मूवी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मूवीज में ऐसे सीन्स होते हैं जो, या ऐसे नॉवेल्स में बहुत सारे ऐसे आप कह रहे हैं कुछ चीजें ऐड होती हैं जो प्लॉट को या स्टोरी को आगे बढ़ा नहीं रही होती। तो वो आप कह लें कि एक सब प्लॉट की शक्ल में होते हैं। आप उनको निकाल भी दें तो स्टोरी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़ी क्लियर एग्जांपल देता हूँ। आपने पुरानी जो बॉलीवुड मूवीज हैं, जो 90s की मूवीज हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एग्जांपल्स हैं, अगर हम अजय देवगन की मूवीज हैं, संजय दत्त की मूवीज हैं, इस तरीके से, या स्पेशली गोविंदा की जो मूवीज हैं, उसमें आपको बहुत सारी ऐसे चीजें देखने को मिली होंगी कि उसमें ये होता है कि जो पूरी स्टोरी होती है वो एक सीरियस टॉपिक पर होती है, लेकिन उसमें कुछ फनी सीन्स भी ऐड हो गए होते हैं जो व्यूअर्स होते हैं उनको जरा एंटरटेन करने के लिए। अब अगर आप उन फनी सीन्स को निकाल भी दें तो स्टोरी के प्लॉट पर कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो उन सीन्स को निकाल कर, जिनसे स्टोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनसे स्टोरी आगे बढ़ती नहीं है, तो बाकी जो मेन इवेंट्स बच जाते हैं जिनसे आगे स्टोरी आगे आप कह लें प्रोग्रेस कर रही होती है, उन इवेंट्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम असल में प्लॉट कहते हैं। प्लॉट में वो सीन्स या वो चीजें बिल्कुल भी नहीं आएंगी जो स्टोरी को आगे प्रोग्रेस नहीं करवा रही। सो प्लॉट लिखते वक्त, प्लॉट आपने डिवाइस करते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखते हैं कि आप उन चीजों को ऐड करें, उन सीन्स को ऐड करें जो कि स्टोरी को आगे प्रोग्रेस भी करें। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सीन ऐड कर दिया है जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जिसने स्टोरी को आगे बढ़ाया नहीं है। सो ईच सीन, एवरी सीन ऑफ योर स्टोरी मस्ट प्रोग्रेस इट। आपको इसको लाजमी आगे प्रोग्रेस करवाना चाहिए। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है इट मस्ट हैव अ कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस, मतलब एक वजह और आगे उसका जो इफेक्ट हुआ, इस तरीके से जो इवेंट्स हो उनको आगे चलना चाहिए, और इस तरीके से जो आपका प्लॉट होता है वो डेवलप। अब हम आगे चलते हैं। प्लॉट का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है वो एक बड़ा एक अच्छा एक स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, जो कि एक जर्मन प्ले राइट ने दी है, जिसका नाम है गुस्टाव फ्रेटैग। उसको और इस स्ट्रक्चर को उसके नाम से मंसूब किया गया, फ्रेटैग्स पिरामिड, चूंकि पिरामिड के फॉर्म में होता है। अभी आपको नीचे पिक्चर नजर आ रही होगी, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन और डिनोमेंट। ठीक है, मैं आगे इनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। मतलब सबसे पहले एक्सपोजिशन कहते हैं किसी चीज की बिगिनिंग को, किसी चीज को रिवील करना, एक्सपोज कर देना, किसी चीज को स्टार्ट करना। तो एक्सपोजिशन स्टोरी का वो पार्ट होता है, ये प्लॉट का वो पार्ट होता है जिसमें आप कैरेक्टर्स को रिवील करते हैं, जिसमें आप प्रॉब्लम को रिवील करते हैं। आप कोई भी मूवी देख लें, कोई भी आप नॉवल पढ़ लें, स्टार्ट में हमेशा जो एक्सपोजिशन होता है उसमें हमेशा राइटर या जो आप कह लें डायरेक्टर होता है जिसने मूवी बनाई होती है, वो हमेशा पहले कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवाता है। कैरेक्टर्स पहले सारे सामने आते हैं कि अच्छा, उससे ये होता है कि व्यूअर्स को, आपके लिए रीडर्स को ये पता चलता है कि अच्छा इस स्टोरी में, इस मूवी या नॉवल में ये कैरेक्टर्स हैं और ये जो कैरेक्टर्स होंगे आगे मूवी को लेकर चलेंगे या नॉवल को लेकर चलेंगे। तो एक्सपोजिशन में ये होता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है, ये ऑल दो एक्सपोजिशन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अलग कर दिया ताकि आपके लिए वो प्रोमिनेंट हो जाए। इंसाइटिंग इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया जिससे स्टोरी की प्रॉब्लम का पता चले। हर स्टोरी जो होती है वो किसी खास प्रॉब्लम के गिर्द घूम रही होती है, जिसको उस मूवी में सॉल्व किया जाना होता है या उस नॉवल में सॉल्व किया जाना होता है। तो ये पहले दो पार्ट्स होते हैं। उसके बाद जब प्रॉब्लम रिवील हो जाती है, फिर एक्शन राइज करता है, यानी जो स्टोरी होती है वो डेवलप होती है, आगे मजीद बढ़ती है।
स्टोरी जो होती है मजीद सीरियस होती जाती है, ठीक है, सीन्स ऐड होते जाते हैं और यहाँ तक कि फिर जो क्लाइमेक्स आ जाता है, क्लाइमेक्स कहते हैं जिसमें स्टोरी का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो आता है, यानी और क्लाइमेक्स को भी कहा जाता है द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी और एनी मूवी। क्लाइमेक्स के बाद जो स्टोरी होती है वो रिजॉल्व होना शुरू होती है, फॉलोइंग एक्शन, यानी स्टोरी जो होती है वो वापस जाना शुरू होती है और लास्ट पर डिनोमेंट यानी रेजोल्यूशन, स्टोरी का रिजल्ट निकलता है, स्टोरी की एंडिंग होती है। अब अगर हम वापस जाएं तो अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखें तो मैं यहाँ से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक्सपोजिशन में बिल्कुल फ्लैट लाइन है, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और इसमें जो प्रॉब्लम है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। उसके बाद आप देखें ये जो लाइन है वो को क्लाइम करती जा रही है, इसका मतलब है कि स्टोरी आगे डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स को आप कह लें प्रॉब्लम आगे ज्यादा स्फेयर होती जा रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं राइजिंग एक्शन, मतलब स्टोरी जो है वो राइज कर रही है, आगे बढ़ रही है। क्लाइमेक्स विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा। अब राइजिंग एक्शन में और फॉलिंग एक्शन में डिफरेंस ये है कि राइजिंग एक्शन में जो प्रॉब्लम होती है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, मतलब इन अनएबल टू बी सॉल्व होती जाती है, मतलब उसको ऐसे लगता है कि हल नहीं होगी। और फॉलिंग एक्शन में ये होता है कि उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू होती है। मिसाल के तौर पर बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास, आप लाजमी आप इससे आशना होंगे, बाखबर होंगे, आपको पता होगा CID जो हमारे पास सोनी एंटरटेनमेंट पे शो लगता है, या आप शर्लक होम्स के आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ें, सीजन वगैरह पढ़ें, नॉवेल्स वगैरह पढ़ें तो आपको उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, या कोई भी आप मिस्ट्री नॉवल आप पढ़ लें, क्राइम नॉवल आप पढ़ लें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं, रॉबर्ट हंटर के थ्रिलर नॉवेल्स हैं, मिसाल के तौर पर उस राइटर का नेम है क्रिस कार्टर, आप ये नोट भी कर सकते हैं, बाद में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो हमारे पास एक राइटर है क्रिस कार्टर, वो इस तरह के नॉवेल्स लिखते हैं, क्राइम नॉवेल्स लिखते हैं। इसके बाद एनिट ब्लाइटन हमारे पास एक राइटर है, फीमेल ऑथर है, ये चिल्ड्रन नॉवेल्स लिखती हैं लेकिन ये भी मिस्ट्री बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा बेंटले लिटिल ये भी एक हमारे पास नॉवलिस्ट है, चाइल्ड ली हमारे पास नॉवलिस्ट हैं। तो ये सारे हमारे पास कुछ ऐसे राइटर्स हैं। स्टीफन किंग एक बड़े अच्छे राइटर हैं, फेमस राइटर हैं, हॉरर राइटर हैं, तो ये इस तरह के नॉवेल्स लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे नॉवेल्स में हमेशा ही होता है स्टार्ट में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे और उसके बाद जो मिस्ट्री होगी या जो कि केस होगा, फर्स्ट कर लें कोई मर्डर हुआ है, उसमें क्लूज वगैरह मिल रहे हैं, तो अभी वो क्लूज का आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा, तो मतलब ये एक्शन राइज हो रहा है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि हु इज द मर्डर और हु डिड दिस क्राइम, ये जो क्राइम है किसने किया हुआ है। लेकिन आखिर पर जाकर जब स्टोरी का मिड हो जाता है, क्लाइमेक्स आ जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें नॉवल में ये इस तरीके से आगे नॉवल होता है या स्टोरी जो होती है वो ये जो मूवी होती है इस तरीके से आगे दिखाई जाती है कि जो सारे क्लूज होते हैं, ये जो आप कह लें कि जिक्सॉ के जो पीसेस होते हैं, जो क्लूज होते हैं, वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, उनका आपस में कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। यानी वहां से अब जो स्टोरी है मजीद कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही, बल्कि वो स्टोरी अब रिजॉल्व होना शुरू हो गई है। जाहिर बात है अब हमने स्टोरी को रिजॉल्व भी तो करना ना, कि कॉम्प्लेक्स ही बनाते रहना। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड फॉलिंग एक्शन, मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो फॉल कर रहा है, मतलब जो डिक्लाइन कर जाएगा, स्टोरी अब रिजॉल्व होना शुरू होगी, जो क्लूज होंगे, जो हिंट्स होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा इस क्लू का जो कनेक्शन है वो इसके साथ है, इस क्लू का जो कनेक्शन है वो इसके साथ है। और लास्ट में हमारे पास एक डिनोमेंट आ जाएगा। अगर हम इन नॉवेल्स की बात करें तो हमारे पास लास्ट पर एक क्रिमिनल आ जाता है, मिल जाता है कि दिस इज द पर्सन हु डिड दिस क्राइम, हु कमिटेड दिस क्राइम। तो यहाँ पर दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। तो जब भी आप कोई प्लॉट डिवाइस करें तो इस स्ट्रक्चर का ख्याल रखें, और ये प्लॉट आप ये जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी चीज के लिए। और इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपने प्लॉट को कैसे आगे लेकर चलना है। तो आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं। आप प्लॉट सोच लें, उसमें आप एक्सपोजिशन में ये देखेंगे मैंने कौन से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं और मैंने प्रॉब्लम क्या रखनी है, कैसे मैंने स्टोरी को राइज करवाना है, क्या मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा स्टोरी का, और उसके बाद कैसे मैंने स्टोरी को वापस फॉलिंग एक्शन की तरफ लेकर आना है और कैसे मैंने स्टोरी को रिजॉल्व करवाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है फिक्शन का, दैट इज सेटिंग। सेटिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे पास, और जो कि और सेटिंग का मतलब ये होता है कि वो जगह, सेटिंग में दो चीजें आती हैं, एक जगह और टाइम, मतलब वो जगह और वो टाइम जिस वक्त और जिस जगह पर जो कहानी होती है वो रोनामा होती है। मिसाल के तौर पर नॉर्मली अगर हम देखें, अगर आपने शर्लक होम्स के नॉवेल्स पढ़े हों या उनकी स्टोरीज पढ़ी हों, तो वो शर्लक होम्स की मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो उसके जो आपके लिए रूम होता है वहां पर होते हैं, सारी जो स्टोरी होती है वहीं पर बताई जाती है, वो एक्सप्लेन होती है। और इसके अलावा
अगर हम आपने अगर मूवी देखी हो द एस्केप रूम सीरीज देखी हो, एस्केप रूम, इसके 2-3 पार्ट्स हैं जिसमें नॉर्मली ये होता है कि जो कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं वो एक रूम में ट्रैप हो जाते हैं, गेम के तौर पर आते हैं और उसमें क्लूज वगैरह सॉल्व करके उस रूम को ओपन करके निकलना होता है, लेकिन वो जरा गेम होती है जो डेडली होती जाती है। तो वहां पे जो सारी सेटिंग है वो क्या है, एक रूम है वो जहां से उन्हें एस्केप करना होता है। इसी तरीके से एक और मूवी है जिसका नाम है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। तो द बेल्को एक्सपेरिमेंट में होता है कि कुछ कैरेक्टर्स, एक ऑफिस होता है, बेल्को एक्सपेरिमेंट में ऑफिस होता है और ऑफिस में जो सारे जो आपके लिए वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, वो ट्रैप हो जाते हैं और उनको कहा जाता है कि दैट इन 30 आवर्स वी हैव टू किल ईच अदर। आपको एक दूसरे को आपके लिए किल करना, मर्डर करना, कत्ल करना है। आई एम सॉरी, जो प्लॉट है वो थोड़ा सा ग्रोस है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस आपको मैं रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें जो सारी सेटिंग होगी वो ऑब्वियसली वो ऑफिस होगा, जिसमें वो सारा जो आपके लिए स्टोरी है वो टेक प्लेस हो रही है। आपने अक्सर ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें ये ऐसा दिखाया जाता है, स्टार्ट में आता है कि लंदन, लंदन 2 days अगो, लंदन सितंबर 1945। तो इस तरीके की जो मूवीज, वो वहां पर टाइम बताया जा रहा होता है और स्पेस, जगह बताई जा रही होती है कि जहां पर जो स्टोरी और जिस वक्त स्टोरी टेक प्लेस हो रही होती है। तो इन तमाम चीजों को हम सेटिंग कहते हैं। और सेटिंग में आपको मैंने शॉर्ट करके बता दी कि वो जगह और टाइम आता है जहां पर वो जिस वक्त स्टोरी टेक प्लेस होती है। और सेटिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है। अब अगर आपकी माइंड में सवाल आ रहा है कि हाउ इज सेटिंग इंपॉर्टेंट इन अ फिक्शन, अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें सेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सेटिंग के साथ, कोई भी आप जो जगह चूज करेंगे उस जगह के साथ एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक कल्चर अटैच होता है। और अब मिसाल के तौर पर जो मिस्ट्री नॉवेल्स होते हैं, जो क्राइम स्टोरीज होती हैं, नॉर्मली वो आप कह लें कि पास के टाइम में भी उनमें पास का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि पास में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक नॉवल है बहुत मशहूर, द गर्ल इन द आइस, द गर्ल इन द आइस, आई थिंक सो, रेबेका, इस तरह कोई नॉवलिस्ट का नेम है। तो इसमें भी पास्ट के काफी सारे रेफरेंसेस ऐड किए गए हैं। तो आप जब भी आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, कभी आप जब भी आप कोई नॉवल लिखना चाहें, तो उसमें आपने सेटिंग का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि हर सेटिंग के साथ, जाहिर बात है, अगर आप सेटिंग कोई अमेरिकन सेटिंग चूज करते हैं, अमेरिका कोई स्टेट चूज कर लेते हैं, जैसे टेक्सास आप चूज कर लेते हैं, आप कैलिफोर्निया चूज कर लेते हैं, तो जाहिर बात है हर स्टेट के साथ, हर कंट्री के साथ कुछ खास कल्चर अटैच होता है। तो आपको उस सेटिंग के मुताबिक वो खास कल्चर भी शो करवाना पड़ेगा, रीडर्स को बताना पड़ेगा। अगर आप कोई पाकिस्तानी जो प्लेस है वो आप अगर आप चूज करते हैं एज द सेटिंग ऑफ योर स्टोरी, तो जारी बात है फिर आपको उसमें पाकिस्तानी कल्चर वाली चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। सो इन दिस वे सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अब जो हमारे पास पॉइंट है, जो एलिमेंट है फिक्शन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, आपको पता है हर स्टोरी जो होती है, हर जो नॉवल होता है, हर जो मूवी होती है, एक खास मसले के गिर्द हल जो घूम रही होती है। और उस मसले को, वो जो मेन मसला होता है जिसको स्टोरी में हल करना होता है, उसको हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको हम एक प्रॉपर टर्म में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मिसाल के तो मैंने आपको एग्जांपल दी द वेव मूवी की। द वेव मूवी में हमारा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो है ही द वेव। तो अब जाहिर बात है उसमें हमने द वे जो वेव है उससे हमने बचना है, मूवी में कैरेक्टर्स ने बचना होता है। तो उसमें जो आप कह लें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वेव है। इसी तरीके से अगर आपने मूवी देखी हो द साइलेंस, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएचर्स हैं जो कि आ जाती हैं, जो बैड टाइप क्रिएचर्स होती हैं, जो कि लोगों को कत्ल कर रही होती, मार रही होती, अटैक कर रही होती हैं। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो बैट्स होंगी। तो इस तरीके से वो स्टोरी, सॉरी, वो प्रॉब्लम जिसके की सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, उसको हमेशा स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है हमारे पास वो काफी तरह के हो सकते हैं। मैन वर्सेस मैन भी हो सकता है, मैन वर्सेस नेचर भी हो सकता है, सोसाइटी भी, मशीन भी, गॉड भी, हिमसेल्फ भी। जो नॉर्मली ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो मैन और सोसाइटी है, ये ज्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, नेचर इस्तेमाल होते हैं। मैन वर्सेस मैन से ये मुराद है कि जो प्रोटैगनिस्ट मेन हीरो वो भी पर्सन है और जो एंटेगनिस्ट जो विलन है वो भी पर्सन है। मैन वर्सेस नेचर में ये होगा कि जैसे मैंने आपको द वेव वाली मूवी की एग्जांपल बताई, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो मैन है कोई भी, और जो एंटेगनिस्ट होगा वो कोई भी आपके लिए नेचुरल एलिमेंट होगा, कोई डिजास्टर होगा, कोई तूफान होगा। एक मूवी है इनटू द स्टॉर्म, इसमें टॉर्नेडो आ जाता है, और एक टॉर्नेडो
और उस टोर्नेडो से बचना होता है सारे कैरेक्टर्स ने। तो ये जो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेकंड टाइप का है, मैन वर्सेस नेचर का। इसी तरीके से मैन वर्सेस सोसाइटी। अब मैन वर्सेस सोसाइटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा है। इसमें एक आदमी की जो जंग होती है, या आप कह लें जो उसका मुखालिफ होता है, वो पूरी सोसाइटी होती है। उसने किसी सोसाइटी की चीज को चेंज करवाना होता है। मिसाल के तौर पर एक नॉवल है बड़ा फेमस, द हेट यू गिव। द हेट यू गिव, आप ये सारे रेफरेंसेस नोट कर सकते हैं, बाद में आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, लाजमी आपको इंशाल्लाह बेनिफिशियल होंगे बाद में। तो एक नॉवल है द हेट यू गिव, इस पर इसके एडेप्टेशन भी है, इस पर मूवी बन चुकी है, द हेट यू गिव। अब इसमें जो कैरेक्टर है वो एक फीमेल कैरेक्टर है, जो प्रोटेगनिस्ट है, और उसमें उसके फ्रेंड को, जो कि एक ब्लैक पर्सन होता है, उसको कत्ल कर देते हैं। पुलिस जो होती है वो मर्डर कर देती है। और इसमें अब उसने इस पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ और जो ब्लैक पीपल के खिलाफ, जो आप कह लें एक हेट होता है लोगों में, यानी जो आप कह लें रेसिज्म है, इसको खत्म करना होता है। और ये इसके खिलाफ वो कदम उठाती है, इसके खिलाफ वो आप कह लें कोशिश करती है पूरी मूवी में। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैन वर्सेस सोसाइटी की तरह का है, मिसाल, क्योंकि इसमें जो एक सिंगल पर्सन है वो पूरी सोसाइटी की सोच को चेंज करवाना चाह रहा है। पूरी सोसाइटी उसके खिलाफ है, इस सोच के खिलाफ है, वो पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाह रहा है, करेक्ट करना चाह रहा है। तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है इसमें। दूसरा मैन वर्सेस मशीन, ये आपको जो आप कह लें जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको साईफाई यानी साइंस फिक्शन जो मूवीज है उसमें आपको देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने बॉलीवुड मूवी देखी हो रावण, शाहरुख खान की मूवी है, और अर्जुन कपूर की मूवी है, तो वो इसमें जो मैन वर्सेस मशीन का कॉन्सेप्ट है उसके, क्योंकि आदमी की जो जंग होती है वो मशीन के खिलाफ होती है। तो इसी तरीके से आप कोई भी ऐसी मूवी आप देख लें जिसमें जो एंटेगनिस्ट है वो कोई रोबोट्स हैं, कोई मशीन्स हैं, तो वो उसमें ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मैन वर्सेस गॉड, ये भी एक बड़ा थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कॉन्ट्रोडिक्टरी लगे, लेकिन मैन वर्सेस गॉड से मुराद आपने ये नहीं समझ लेना कि एक गॉड के खिलाफ इसमें जो एंटेगनिस्ट होगा, या जो आपके लिए इसमें मेन कैरेक्टर होगा वो गॉड के खिलाफ अमल करेगा, आपके लिए जंग करेगा। गॉड से मुराद है कोई रिलीजन, कोई रिलीजियस टाइप, जिसमें उसका जो मुकाबला हो वो कोई कल्ट के साथ हो, कोई इस तरह का ग्रुप जो रिलीजियस, कोई रिलीजियस ग्रुप हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, और वो मुआशरे को खराब कर रहा हो, तो ऐसे कल्ट के खिलाफ, ऐसे रिलीजन के खिलाफ जो आप कहने कॉन्फ्लिक्ट होगा वो मैन वर्सेस गॉड में होगा। एक बड़ी फेमस मूवी है ओ माय गॉड OMG, अक्षय कुमार की मूवी है और परेश रावल की मूवी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। पीके एक बड़ी फेमस मूवी है आमिर खान की, इसमें भी मैन वर्सेस गॉड का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो रिलीजियस कल्ट होता है उसके खिलाफ, मतलब वो लोग जो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके खिलाफ ये जंग करता है असल में पीके मूवी में। और इससे जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी ओ माय गॉड वाली, वो भी बिल्कुल इसी कैटेगरी की है। तो उसमें ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा। और मैन वर्सेस हिमसेल्फ में ये होता है कि एक आदमी, एक ही पर्सन जो होता है वो खुद ही प्रोटेगनिस्ट होता है, वो खुद ही एंटेगनिस्ट होता है। नॉवल है द डेथ बुक, सॉरी द नोटबुक, और इस पर मूवी बन चुकी है द नोटबुक। और इसमें ये होता है कि एक पर्सन के पास, एक लड़के के पास, एक टीनेजर के पास एक इवल पावर्स आ जाती है, वो उनको यूज करता है। बाद में उनको यूज करते करते वो खुद भी इवल हो जाता है। तो वही प्रोटेगनिस्ट होता है, वही एंटेगनिस्ट होता है। तो ये सारी चीजें, एक और सीरीज है द हंगर गेम्स, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को गेम में ऐड करवाया जाता है, लाजमी उनके लिए मस्ट होता है गेम में पार्टिसिपेट करना। और उस गेम का रिजल्ट ये होता है कि आखिर पर एक ही पर्सन बच के निकलेगा। अब इसमें जो प्रोटेगनिस्ट है उसके कुछ आइडियल्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं कि आई शैल नॉट किल एनीवन, मैं किसी को कत्ल नहीं करूंगी, आई शैल नॉट हार्म एनीवन। लेकिन गेम का यही रूल है कि आप सिर्फ अकेले बचकर निकल सकते हैं, अगर आपके अलावा कोई बचकर निकलेगा तो फिर आप मर जाएंगे। तो अब यहाँ पर वही एंटेगनिस्ट होगी, क्योंकि उसको अपने ही खिलाफ जाना पड़ेगा, अपने ही रूल्स के, अगर उसने सरवाइव करना है तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो मैन वर्सेस हिमसेल्फ के में आएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट जो एलिमेंट है फिक्शन का वो है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू में ये होता है कि जो स्टोरी है जो आप लिख रहे हैं वो आप किस तरीके से बताना चाह रहे हैं, मतलब कौन पर्सन है जो स्टोरी को नरेट करेगा, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जो ऐसे लग जो जो बोलने वाला होता है, बयान करने वाला होता है, नरेट करने वाला होता है, वो नॉवल का ही या वो स्टोरी का ही कोई कैरेक्टर होता है। या आपने मूवीज में भी अक्सर ऐसे देखा होगा, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें जो स्टोरी का कोई कैरेक्टर ही है वही सारी स्टोरी को नरेट करे, यानी उस पर कमेंट्री कर रहा है। तो अब जो पॉइंट ऑफ व्यू, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कौन पर्सन है जो स्टोरी को नरेट करेगा।
अब जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो दो तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आप आई वी इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड पर्सन में आप ही शी इस तरह के या दे इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन में अगर आप स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है, तो उसमें जो नरेटर होगा, जो स्टोरी को नरेट करेगा, वो स्टोरी के अंदर से ही कोई कैरेक्टर होगा, स्टोरी के अंदर से कोई कैरेक्टर होगा। और अगर थर्ड पर्सन है तो वो स्टोरी के बाहर कोई कैरेक्टर होगा, मतलब उस कैरेक्टर स्टोरी का पार्ट नहीं होगा। वो यूं ऐसे होगा कि आप कह लें कि आप इसके एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि एक मैच हो रहा है, स्टेडियम में एक मैच हो रहा है, और स्टेडियम में जो मैच हो रहा है, जो टीम खेल रही है उसमें से कोई खिलाड़ी मैच को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये जो एग्जांपल आएगी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ में आएगी। और अगर स्टेडियम में मैच हो रहा है, अगर आप कह लें कि जो ऑडियंस है उनमें से, उन देखने वालों में से कोई पर्सन डिस्क्राइब कर रहा है मैच को, तो वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ में आ जाएगा, क्योंकि जो मैच है वो जो मैच है वो मैच का पार्टिसिपेंट नहीं है, जो आप कह लें ऑडियंस में से पर्सन है जो नरेट कर रहा है, वो आउटसाइड द मैच है, मैच के बाहर है, स्टोरी के बाहर है। तो यही एग्जांपल आप कह लें फर्स्ट पर्सन व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की होती है। और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दो तरह का होता है, थर्ड पर्सन लिमिटेड होता है, थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट होता है। लिमिटेड कहते हैं कि जो चलिए इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एक और जो हमारे पास अब जो एलिमेंट है हमारे पास फिक्शन का लास्ट, जो वो है अंडर थीम। थीम किसको कहते हैं? जाहिर बात है, आपने जो स्टोरी लिखी है, आपने जो आपके लिए नॉवल लिखा है, कुछ भी आप लिख रहे हैं, उसका कोई थीम लाजमी होना चाहिए। मतलब किसी एक जो आप कोई पॉइंट उसको लाजमी कन्वे करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई प्लॉट लिख दिया सारा, आपने कोई स्टोरी लिख दी, लेकिन उस स्टोरी ने, उस प्लॉट ने कुछ टीच नहीं किया। ऑब्वियसली फिक्शन जो लिटरेचर होता है, इसके दो पर्पसेस होते हैं। एक, रीडर्स को एंटरटेन करना, यानी महसूस करवाना, लुत्फानंदोज करवाना। दूसरा, इन्फॉर्म करना है, टीच करना। तो ऐसा ना हो कि मतलब आपने कोई स्टोरी लिखी, लास्ट पर जो रीडर्स हैं आपके, वो कुछ डिडक्ट ना कर पाए, उससे डिड्यूस ना कर पाए, उससे कुछ निकाल ही ना पाए कि मतलब इस स्टोरी से हमने ये सीखने को मिला है। तो आपका कोई अंडरलाइन ट्रूथ, छुपा हुआ कोई सच जरूर होना चाहिए, कोई ऐसा सबक जरूर होना चाहिए जो कि आपकी स्टोरी कन्वे कर रही हो। मिसाल के तौर पर जो नॉर्मल यूनिवर्सल थीम्स होते हैं वो यही होते हैं, ग्रीड होता है, हेट होता है, रिवेंज होता है, क्राइम होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जो अगर हम एग्जांपल लें शर्लक होम्स की, तो वो एक उसमें बड़ा बेसिक एलिमेंट ये बताता है कि जो सोशल क्राइम्स हैं जो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, उन पर वो रोशनी डालता है कि हमारे माशरे में इस तरीके के क्राइम्स मौजूद हैं या क्रिमिनल्स पाए जाते हैं। तो एक और मूवी है वी फॉर वेंडेटा, उसमें भी वो एक पर्सन होता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को सही करने के लिए उसके खिलाफ जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आप कह लें कि अंडरलाइन ट्रूथ है, वो आप कह लें कि करप्शन का है, क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट होकर वो गवर्नमेंट के खिलाफ, कुछ गवर्नमेंट के जो आप कह लें करप्ट पर्सन होते हैं, उनको आप कह लें कत्ल करता है, उनको सबक सिखाता है। तो हर स्टोरी का कोई ना कोई एक मेन थीम लाजमी होना चाहिए, जो वो लास्ट पर रीडर्स को कन्वे करे। अब हम आते हैं कुछ ये तो मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता दिया कि मतलब जब भी आप कोई फिक्शन की कोई चीज लिखने लगेंगे तो उसके ये एलिमेंट्स लाजमी आपने ऐड करने उसमें होंगे, और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फिक्शन आप लिख रहे हैं, कोई स्टोरी आप लिख रहे हैं, तो उसमें ये एलिमेंट्स लाजमी मौजूद हों। तो अब वो क्या टेक्निक्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले जो सबसे पहली टेक्निक है, जब आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, अब आपको यहाँ तक मैं आपको फिक्शन के एलिमेंट्स बता चुका हूँ, यहाँ तक अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई स्टोरी टाइप, फिक्शन टाइप, तो आपने कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनको आपने ऐड करना है, जिनका आपने ख्याल रखना है। और मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आपके पास प्लॉट हो, फिर आप कैरेक्टर्स डिवाइस करें, उसके बाद फिर आप देखें कि आपके प्लॉट का, आपकी स्टोरी का क्या मेन प्रॉब्लम होगी, क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद आप उसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आप किसको पॉइंट ऑफ व्यू, किस पर्सन के थ्रू आप स्टोरी नरेट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद उसमें आपका थीम। सबसे पहली जो टेक्निक है, अब हम ये टेक्निक्स है जो कि आप फिक्शन राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है शो डोंट टेल। अब इसमें ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है राइटिंग को अपनी बेहतर बनाने का, और ये अब आप राइटिंग के हवाले से टिप है, और ये बता रहा है कि आपने शो नहीं करवाना, शो करवाना है, बताना नहीं है। मतलब आप अक्सर ऐसे होता है कि जब कुछ स्टोरी टेलर्स होते हैं, कुछ स्टोरीज वगैरह पर्सन बता रहे होते हैं,
तो अब स्टोरी टेलिंग भी हर किसी को नहीं आती। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जब वो कोई स्टोरी सुनाते हैं तो एक उर्दू का मुहावरा है समा बांध दिया, तो वो समा बांध देते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से बताते हैं जैसे ऐसे लगता है हम स्टोरी का पार्ट है। तो यही टेक्निक यहाँ पर है। तो स्टोरी आपने बतानी नहीं है, बल्कि आपने इस तरीके से लिखनी है स्टोरी कि आप वो ऑडियंस को ऐसे लगे कि उनके सामने वो टेक प्लेस हो रही है, हैपन हो रही है। एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है एंटन चेकव, एक हमारे पास प्ले राइट है, उन्होंने बताया हुआ है डोंट टेल मी द मून इज शाइनिंग। ये ना बताएं कि मून चमक रहा है, ये तो आप मुझे बता रहे हैं। आप सिंपल अगर आप ये बताते हैं मून इज शाइनिंग, तो आप ये बता रहे हैं कि चांद चमक रहा है। आप कुछ इस तरीके से लिखें, शो मी द ग्लिंट ऑफ लाइट ऑन ब्रोकन ग्लास। आप मुझे सिर्फ एक टूटे हुए कांच के टुकड़े पर लाइट की एक ग्लिंट, एक किरण दिखा दें। तो अगर अब उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि जो मुझे मून है वो शाइन कर रहा है, दैट्स इट। तो बजाय ये कि आप मुझे ये बताएं, आप अपने नॉवल में लिखें, नॉवल में लिखें, आप फर्स्ट कर लें कि आप स्टोरी लिख रहे हैं। इस लाइन का मकसद ये था, अगर आप कोई नॉवल लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो बजाय ये कि आप ये लाइन लिखें द मून वॉज शाइनिंग, चांद चमक रहा था, तो आप कुछ इस तरीके से लिख दें द टू ग्लिंट्स ऑफ लाइट फेल ऑन द ब्रोकन ग्लास। मतलब लाइट की जो दो किरणें थी वो टूटे हुए कांच पर पड़ी, विच ब्राइटन द रूम, जिसने कमरे को काइंड ऑफ रोशन कर दिया। तो आप इस कुछ इस तरीके से लाइंस लिखें जिससे रीडर्स को विजुअलाइज हो स्टोरी। ये ना हो कि मतलब बस उनको बताई जा रही है। तो आपने ये प्रिंसिपल याद रखना है, यू हैव टू शो द रीडर्स व्हाट इज हैपनिंग, यू डोंट हैव टू टेल द रीडर्स व्हाट इज हैपनिंग। आपने रीडर्स को बताना नहीं है, आपने रीडर्स को दिखाना है। आपने विजुअल वोकैबुलरी यूज करनी है, यानी ऐसी वोकैबुलरी आपने इस्तेमाल करनी है जो रीडर्स के माइंड में इमेजेस क्रिएट करवाए। आपने लाजमी मेट्रिकुलेशन में अब तक आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का जो ताल्लुक होगा वो काफी लिटरेचर के साथ भी होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि एक फिगरेटिव स्पीच होती है, जैसे सिमिली होता है, मेटाफर होता है, इसी तरीके से एक इमेजरी होती है। तो इमेजरी में ऐसे क्या करते हैं, लैंग्वेज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि रीडर्स अपनी किसी एक सेंस से उस सीन को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आपने ये बताना है। अब आगे, अब असल में है क्या, इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड राइटिंग। अगर आप बता रहे हैं तो इट इज बैड राइटिंग, अगर आप दिखा रहे हैं, शो करवा रहे हैं, इट इज गुड राइटिंग। एग्जाम्पल मैंने नीचे ऐड की हुई है। ही एंटर्ड द बैंक वर्सेस, अब आप फर्स्ट करेंगे, बताना चाह रहे हैं कि वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ। तो ये तो आपने बता दी, इसमें कोई रीडर्स को विजुअलाइज नहीं हुआ, कोई रीडर्स को कोई इमेजरी नहीं गई, कोई इमेज नहीं गई। तो ये बड़ा ही आप कह लें एक टेल वाली सेंस में चला जाएगा, आपने शो नहीं करवाया। इसके बरक्स अगर आप नीचे वाली आई एम गिविंग यू सम सेकंड्स, आप इसको जरा रीड करके देखें, आपको वही बात नजर आएगी, लेकिन आपको इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नजर आएगी, इंफॉर्मेशन, और आपको इसमें विजुअलाइज होगा। ओके तो अगर हम अब सेकंड वाली एग्जांपल को पढ़ें, दोनों एग्जांपल्स में एक ही बात बताई गई है, वो बैंक में दाखिल हुआ, लेकिन द वे इज डिफरेंट। जो अंदाज है वो मुख्तलिफ है। पहले में बस बताया गया वो बैंक में दाखिल हो गया, लेकिन दूसरे में अब देखें कितनी इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ही ही से पहले दो एडजेक्टिव्स हैं, नर्वस एंड हेजिडेंट। मतलब व्हेन ही इज एंटरिंग द बैंक, ही इज नर्वस एंड हेजिडेंट। वो परेशान भी है कुछ, और हेजिडेंट भी है, हिचकिचा रहा है। मतलब ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर आई शुड एंटर द बैंक और नॉट। मतलब उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि मतलब मैं बैंक जाऊं या ना जाऊं। बहरहाल नर्वस भी है, हेजिडेंट भी है। ही ड्रैग्ड हिज फीट टुवर्ड्स द बैंक। अब यहाँ पे वो एंटर होने का वे भी बता रहा है, वो पांव घसीटते हुए अंदर गया। मतलब ड्रैग का मतलब अब क्या शो कर रहा है, ड्रैग्ड अब ये शो कर रहा है कि वो विलिंग नहीं था, वो कंप्लीटली विलिंग नहीं था, वो नर्वस था, वो हेजिडेंट था। और तो ये सारी चीजें शो कर रहा है। अब यहाँ पर उसने वॉक्ड भी नहीं दिखा, यहाँ पर उसने ड्रैग दिखा है। वॉक्ड सिंपल एक बड़ा बड़ा कॉमन सा प्लेन सा वर्ड है, इसमें कोई इमेजरी प्रोड्यूस नहीं होती, चलना। लेकिन ड्रैग में उसने बताया कि वो पाँव घसीटते हुए गया अंदर, हिज फीट टुवर्ड्स द बैंक, एंड आफ्टर लुकिंग एंड आफ्टर लुकिंग अप एट इट्स स्काई हाई बिल्डिंग, ही फाइनली मेड हिज वे इनसाइड इट। अब यहाँ पर उसने बताया कि पहले बैंक की तरफ उसने देखा, पाँव घसीटते हुए आगे गया, बैंक की तरफ देखा, और फिर इसने
इसकी बुलंदों वाला बिल्डिंग को देखा और फिर आखिरकार इसने वो इसके अंदर चला गया। तो जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इज द प्योर प्योर एग्जांपल ऑफ हाउ टू शो द रीडर्स। हमने शो रीडर्स को शो कैसे करना है, लेकिन पहली जो एग्जांपल है उसमें बस बताया गया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शो एंड टेल। सो यू हैव टू शो नॉट टेल। दूसरी टेक्निक ये है इसी चीज की कि आप रीडर्स को शो करवाएं। आप स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाउन्स यूज करें, आप वेग नाउन्स ना यूज करें। मिसाल के तौर पर आप ये बताएं कि आप रीडर्स किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करें, हु कौन है, क्या, कहाँ पर गया वो, कब गया, कैसे और क्यों, ये सारी चीजें उनकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपने इस तरीके के नाउन्स इस्तेमाल करने हैं कि उनको विजुअलाइज हो, उनके माइंड में इमेजेस प्रोड्यूस हो। मिसाल के तौर पर दोबारा एग्जांपल है, द फैमिली वाज एट द लेक। इसमें बस ये बताया कि जो फैमिली वो झील पर थी। अब इसमें कोई खास नाउन नहीं यूज किए गए, फैमिली के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट काइंड ऑफ फैमिली वाज दैट, लेक इस तरह की थी, कोई इस तरह की चीजें कोई भी नहीं है। अब अगर हम इसी को सेकंड एग्जांपल में देखें, इसी को जरा रिफ्रेश किया गया है, जॉनसन फैमिली। यहाँ पे हमें फैमिली के बारे में क्लियर हो रहा है कि कौन सी फैमिली है, जॉनसन फैमिली। आगे डैश के साथ आगे फैमिली के मेंबर्स का नेम बताया हुआ है, जॉन, कैरल एंड लिटिल मैरी। तो ये सारे कैरेक्टर्स के नेम भी आ गए। तो यहाँ से मजीद क्लियर हो गया कि फैमिली में 3 पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं लेक पर। ड्रोव टू लेक, ड्रोव से मुराद ये है कि वो गए, अब इट कुड बी इन अ कार और समथिंग एल्स, टू लेक लिली। यहाँ पे लेक का भी नेम आ गया, ऑन संडे आफ्टरनून फॉर पिकनिक। तो सेकंड एग्जांपल में हमने ज्यादा स्पेसिफिक नाउन्स यूज किए, जैसे जॉनसन फैमिली, जॉन, कैरल, लिटिल मैरी, लेक लिली, संडे आफ्टरनून पिकनिक, ये सारी चीजें। तो आप कोशिश करें कि आप स्पेसिफिक नाउन्स का इस्तेमाल करें। एक्शन एडवर्ब्स, आप एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल करें। आप मिसाल के तौर पर आप लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करें। अब लिंकिंग वर्ब्स नीचे मैंने लिस्ट दी हुई है, इज़म, आर, वाज, वर, बीन, बीन। तो ये किसी इमेज को प्रोड्यूस नहीं करवाते, किसी इमेज को शो नहीं करते। ये बस आप कह लें कि दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इनकी बजाय आप एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, सैली इज एट सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क सिटी। इसमें बस ये बताया जा रहा है कि सैली जो है वो सेंट्रल पार्क में है। सेंट्रल पार्क कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में। लेकिन हम इसको ऐसे करें, सैली लिम्प थ्रू सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क सिटी। सैली लिम्प करती हुई, लड़खड़ाती हुई सेंट्रल पार्क गई इन न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पे अब रीडर्स के माइंड में ये क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस होगी कि व्हाई इज सैली लिम्पिंग। जो सैली है वो लिम्प क्यों कर रही है, व्हाट हैज हैपेंड टू हर फीट और लेग्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी आएगी रीडर्स में, और रीडर्स आपकी जो स्टोरी होगी उसमें ज्यादा हुक हो जाएंगे, ग्रैब हो जाएंगे। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट है, अवॉइड थॉट वर्ब्स। आप इस तरीके के वर्ब्स ना इस्तेमाल करें, ही थिंक्स, ही बिलीव्स, ही विशेस, ही डिजायर्स, इस तरीके के वर्ड्स आप ना इस्तेमाल करें। ठीक है, दोबारा से आप कुछ इस तरीके के जुमले लिखें कि उनको पता चले, आप रीडर्स के माइंड में मुझे प्रोड्यूस हो। मिसाल के तौर पर, कार्ल थिंक्स ही स्मार्ट। कार्ल को लगता है कि वो स्मार्ट है। अब ये एक आप कह लें कि बड़ा टेल वे में बताया गया, हाउ टू टेल बस, लेकिन इसमें विजुअलाइज नहीं हो रहा रीडर्स को ना। अगर हम यही चीज अब इसमें बताया गया है, कार्ल अ जूनियर इन मिस्टर फ्रैंक्स फिजिक्स क्लास। थोड़ी सी सेटिंग बता दी, कार्ल कहाँ पर है और कौन है वो, ही इज अ जूनियर, कहाँ का, मिस्टर फ्रैंक्स फिजिक्स क्लास। स्प्यूड, अचानक से कुछ बोल देना, आइंस्टाइन्स फार्मूला ऑफ कन्वर्टिंग मैस इनटू एनर्जी लाइक शेल्डन ऑन बिग बैंग थ्योरी। हु डजंट नो, कोई भी नहीं, इसका किसको नहीं पता। ही सेड, उसने कहा, रोलिंग हिज आईज एट सुसान, सुसान की तरफ अपनी आईज रोल करते हुए देखते हुए। अब ये जो रोलिंग हिज आईज वाला फ्रेज है, ये उसके प्राइड को शो कर रहा है, गुरूर को। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि इस चीज का तो बिल्कुल हमें पता है कि किसको नहीं पता, और हम इस तरीके से अपनी आंखें रोल कर लेते हैं कि इस आपको इस चीज का नहीं पता। तो अब ये सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस से भी यही क्लियर हो रहा है कि ही वांट्स टू टेल कि आई एम स्मार्ट। लेकिन आप देखें कि रीडर जो राइटर है, जिसने जुमला लिखा है, उसने किस डेक्स्ट्रस वे में, किस महारत के साथ उसने उसी जुमले को, सिंपल जुमले को रिफ्रेश कर दिया, और उसमें उसने उसके एक्शंस के थ्रू बताया। उसने ये नहीं बताया कि वो सोचता है, उसने आपको, रीडर्स को, उसकी हरकत के थ्रू, उसके मूवमेंट के थ्रू, रोलिंग हिज आईज, हु डजंट नो, ठीक है, स्प्यूड आइंस्टाइन्स फार्मूला, मतलब जल्दी से उसने कुछ बोल दिया। तो इन चीजों के थ्रू बताया, इससे ज्यादा क्लैरिटी होती है, और इससे ज्यादा जो रीडर्स होंगे वो आपके इंडल्ज होंगे आपकी स्टोरी। हमारे पास लास्ट पॉइंट है, एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करते हैं। अब देखें, इसमें लिखा हुआ है स्पोक क्वाइटली, खामोशी से बोलना।
अब आप क्वाइटली का क्यों ऐड करें जब हमारे पास खामोश बोलने के लिए प्रॉपर वर्ड है विस्पर्ड। विस्पर्ड एक अच्छा वर्ड है, अच्छा मीनिंग देता है, और इसमें जो है वो ज्यादा क्लैरिटी आती है, एक विजुअल इमेज प्रोड्यूस होती है रीडर्स के माइंड में। तो आप इस तरीके के ना करें। आप फिर इसके बाद अगर आप ये लिखते हैं ही रैन फास्ट, आप फास्ट क्यों ऐड कर रहे हैं? आप रैन फास्ट को कट करके कि डैश, आप डैश कर लें, ठीक है। तो आप इस तरीके के वर्ब्स, एडवर्ब्स का इस्तेमाल आप कम करें और वर्ब्स का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। कैरेक्टर्स अगर आपने क्रिएट करने हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं कैरेक्टर्स बताने के। सारी बात है, आपने प्लॉट में कैरेक्टर्स भी तो ऐड करवाने हैं ना। तो अब आप कैरेक्टर्स जो आपने बनाने हैं वो आप उसके 3 तरीके हो सकते हैं। आप उनकी फिजिकल ट्रेट्स के बारे में बताएं, मतलब वो कैसे लगते हैं, किस तरह के डायलॉग, उनके डायलॉग्स हों, और दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो। तो इन 3 चीजों से कैरेक्टर की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर हम फिजिकल ट्रेट की बात करें तो फिजिकल ट्रेट में सारी चीजें आ सकती हैं। एथनिक बैकग्राउंड, किस रिलीजन का है, क्योंकि रिलीजन आप बता देंगे तो आपको उससे उसके उसके व्यूज पता चल जाएंगे, उसकी सोच के बारे में आइडिया हो जाएगा। हेयर, आई, स्किन, स्किन कलर, उसके हेयर कैसे हैं, आई कैसे हैं, स्किन कलर कैसे है, साइज, एज, क्लोथिंग अपेयरल वगैरह, सोशल क्लास उसकी कैसी है। तो ये सारी चीजें अगर आप बता देंगे तो कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन रीडर्स को मिल जाएगी। दूसरी चीज आपने माइंड में रखनी है कि रीडर्स को कैरेक्टर की जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, रीडर्स कैरेक्टर के साथ उतना ही ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमेशा वो कैरेक्टर्स फेल होते हैं या आप कह लें ज्यादा फेमस नहीं होते जिनके साथ जो रीडर्स होते हैं वो अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते, और उसकी वजह ये होती है जो राइटर्स होते हैं वो उनके बारे में कम इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। आप जितना ज्यादा कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से ओपन करके बताएंगे रीडर्स को, उस उतने अच्छे तरीके से जो रीडर्स होंगे अपनी स्टोरी में, आपकी स्टोरी में, वो खुद को कैरेक्टर के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। डायलॉग, डायलॉग जो उसके होंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर रहता है, किस टाइम में वो रह रहा है, उनकी एज क्या है। क्योंकि हमारे जो जाहिर बात है अ, जो टीन एजर्स होते हैं उनकी एज चूंकि कम होती है। जो आप कह लें कि थोड़े से एडल्ट होते हैं, या आप कह लें कि जो जरा बूढ़े कैरेक्टर्स होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, इन दोनों के जो आप कह लें थिंकिंग होगी, सोच होगी, इनमें काफी ज्यादा आपको डिफरेंस पाया जाएगा। ऑब्वियसली आपको जो टीनेजर्स होंगे वो गेम्स वगैरह में आपको इंटरेस्टेड दिखाई देंगे। इसी तरह आप कह लें वो गेम स्पोर्ट्स वगैरह में आपको इंटरेस्टेड दिखाई देंगे, स्टडीज में। लेकिन जो आपके ओल्ड कैरेक्टर्स होंगे, ओल्ड एज वाले, वो आपके आपके जरा फिलोसफिकल कैरेक्टर्स होंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगी लाइफ के बारे में। वो लाइफ का काफी ज्यादा पार्ट जो है वो गुजार चुके होंगे, वो ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, तो उनके जो डायलॉग्स होंगे भी डिफरेंट होंगे। तो डायलॉग कैसे होंगे ये आप डिटर्मिन करें कि आपका जो कैरेक्टर है उसकी एज क्या है, और वो कहाँ पर रह रहा है, किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, ये तमाम चीजें। क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, अगर दूसरी बात उसके बाद है डायलॉग। डायलॉग जब आपने लिखने हैं कभी भी स्टोरी में, तो आपने इन कुछ रूल्स हैं, आप कह लें कि ग्रामेटिकल रूल्स है, आपने इनका ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई किसी नए पर्सन का डायलॉग ऐड करें, अ, तो आप उसको नए पैराग्राफ में लिखें। मिसाल के तौर पर आप आपकी स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, तो अगर जब एक कैरेक्टर बोल रहा है तो आप उसको अलग लाइन में लिखें, दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है अलग लाइन में लिखें। उसके बाद जो भी आपका डायलॉग है वो आप कोशिश करें आप उसको इन कोटेशन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। उसके बाद हर पर्सन के कैरेक्टर का फर्स्ट वर्ड जो आप उसको कैपिटलाइज करें। उसके बाद डायलॉग टैग टेल्स हु इज स्पीकिंग। डायलॉग टैग मैंने नीचे लिखा हुआ ही सेड, शी सेड। अगर आपके फर्स्ट कर लें कैरेक्टर, कैरेक्टर का नेम लिख दें, आर्थर सेड, स्टीव सेड, लूकस सेड। तो ये सारी चीजें, तो डायलॉग टैग्स भी आप ऐड कर दें ताकि पता हो रीडर्स को कि ये पर्सन है, ये वाला कैरेक्टर है जो कि ये डायलॉग बोल रहा है। और जो कोटेशन कॉमास और पीरियड्स होते हैं, जो फुल स्टॉप्स होते हैं, हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर आते हैं। अब अगर आपने जो कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है उसकी अगर आपने टोन वगैरह बतानी है कि किस टोन में जो कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है, तो आप इस तरीके की स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइड, आप क्राइड के अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने कॉशन के बाद वर्ब लिखा हुआ क्राइड। तो अगर आप ये बताना चाह रहे हैं उसने चिल्लाकर कहा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सेड लाउडली। लेकिन वो लाउड सेड लाउडली वो उस तरीके की सेंस या टोन नहीं दे रहा, क्राइड ज्यादा अच्छी टोन दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। तो आप इस तरीके की वर्ब इस्तेमाल करें। इसी तरीके से शाउटेड,
शाउटेड यहाँ पे वर्ब है, या विस्पर्ड की पहले भी हम एग्जांपल कर चुके हैं। विस्पर्ड सरगोशी करना, खामोशी से बोलना, अगर आप इसकी जगह ही लिखते हैं ही स्पोक सॉफ्टली, वो ज्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं, ज्यादा वो अच्छी हमें आपके लिए कनेक्ट नहीं करवा पा रहा, और कैरेक्टर की जो आपके लिए टोन है वो भी ज्यादा क्लैरिफाई नहीं हुई, तो आप विस्पर्ड इस्तेमाल करें। अगर आप ये लिखते हैं विस्पर्ड, तो इससे आपको टोन उसकी ये आइडिया हो जाएगा कि वो सीक्रेटिव है, वो कुछ सीक्रेट सा बता रहे हैं इस तरीके से। अब ये मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। सारे रूल्स इसमें अप्लाई हुए हैं। हर डायलॉग जो है, जब भी डायलॉग चेंज हुआ तो मैंने लाइन चेंज कर दी, पैराग्राफ नया बना दिए, हर डायलॉग को कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने कर दिए, और जो जितने भी साइंस है कोटेशन क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमास, वो कोटेशन मार्क्स के अंदर। उसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि स्टोरी तभी आगे बढ़ती है जब आप अगर आप इंटरेक्शन करवा रहे हैं कैरेक्टर्स के साथ, तो आपने दूसरे कैरेक्टर्स का भी ख्याल रखना है कि वो किस तरीके से बात करते हैं। तो व्हाट ऑल द कैरेक्टर्स से टू वन अनदर, तो ये तमाम चीजें आपने ख्याल रखना है कि दोनों कैरेक्टर्स आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, हाउ दे ट्रीट ईच अदर फिजिकली, एक दूसरे को फिजिकली कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और वो इमोशनली आपस में कैसे कनेक्टेड है। ये इन तीनों चीजों से आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि जो राइटर के जो कैरेक्टर, जो आपके कैरेक्टर के डायलॉग्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। सेटिंग अगर आपने बिल्ड करनी है तो सेटिंग का आपने लाजमी ख्याल रखना है, और सेटिंग का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लेस और टाइम का आपने ख्याल रखना है, दोनों चीजें आपने ऐड कर देनी है। लोकेशन, आप लोकेशन कोई रियल लाइफ भी ले सकते हैं, आप रियल लाइफ से इंस्पायर होकर कोई आप फिक्शनल आपके लिए लोकेशन भी बना सकते हैं, और आप कोई इमेजिनरी टाउन भी बना सकते हैं, जैसे आर एल स्टाइन के नॉवेल्स हैं हमारे पास, चिल्ड्रन नॉवेलिस्ट है वो, ठीक है, और उसकी बहुत सारी अच्छी फेमस सीरीज है, द गूस बम्प्स और द फियर स्ट्रीट, इस पर ये मूवीज भी बन चुकी हैं। तो इसमें जो कैरेक्टर इसमें इसने अपने पूरे नॉवेल्स में, पूरी स्टोरीज में फिक्शनल टाउन बनाया हुआ है, घोस्ट टाउन इस तरीके से नाम से। तो आप ये देख सकते हैं कोई फिक्शनल आप टाउन बना सकते हैं इसमें, ठीक है। आप इसमें रिवर्स वगैरह का इर्द गिर्द जो आपके लिए सेटिंग है उसमें आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। स्ट्रीट किस तरह की है, हाउसेस वहाँ पे किस तरह के हैं, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, एटमोसफेयर वहाँ का कैसा रहता है। तो इससे प्लेस के बारे में भी रीडर्स को ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो किस तरह की जगह में स्टोरी सेट है और वहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे हैं। आप इसमें टाइम ऑफ द ईयर ऐड कर सकते हैं, तो टाइम ऑफ द डे आप ऐड कर सकते हैं टाइम में, ये तो बहुत आसान है, सिंपल था। ईयर कौन सा चल रहा है, डे का कौन सा टाइम है। डायलॉग, अब डायलॉग जो होते हैं वो कन्वर्सेशंस होती हैं दो लोगों के दरमियान। तो अब कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स होते हैं वो इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, और जो टाइम पीरियड है उनका, वो किस टाइम पीरियड में रह रहे हैं, उनकी जो एज है, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पर्पज ऑफ डायलॉग, अब ऐसा ना हो कि डायलॉग का कोई पर्पज ना हो। जब भी आप फर्स्ट कर लें कि आप किसी स्टोरी में कोई सीन ऐड करें, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप उस सीन में दो कैरेक्टर्स के दरमियान डायलॉग करवा रहे हैं, तो उन डायलॉग का कोई पर्पज होना चाहिए, कोई चीज रिवील होनी चाहिए, स्टोरी को आगे बढ़ना चाहिए, कोई मिस्ट्री रिवील होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो आपने डायलॉग का ये भी ख्याल रखना है कि वो स्टोरी को आगे बढ़ाए, कोई यूजलेस आपके लिए डायलॉग्स ना हो जिससे स्टोरी आगे ना बढ़े। ये नीचे मैंने एग्जांपल दे दी है, आप इसको बाद में रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं डायलॉग लिखने की। जो डायलॉग्स होते हैं वो आपने ऐसे नहीं करने कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि राइटिंग और स्पोकन में डिफरेंस होता है। जो राइटिंग होती है जरा कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें हम जुमले जरा इलेबोरेट करके बोलते हैं, लेकिन जो स्पोकन होती है इसमें आपने देखा होगा कि हम जुमले बड़े सिंपल से बोलते हैं, शॉर्ट करके बोलते हैं, हमारी वोकैबुलरी सिंपल होती है। तो ये डायलॉग जो होते हैं बिल्कुल स्पोकन स्पीच की तरह होते हैं। आपने इस तरीके से लिखने की वो ऐसे लगे कि स्पोकन डायलॉग हो रहा है, आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। डायलॉग्स को आपस में फ्लो होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि फोर्सफुली आपने जबरदस्ती डायलॉग आगे बढ़ नहीं रहे थे और आपने इसको आगे बढ़ाया हुआ है। तो डायलॉग्स आपस में इस तरीके से होने चाहिए कि वो नेचुरल वे में फ्लो कर रहे हैं। आप इनको फ्रॉगमेंट्स में भी लिख सकते हैं, टुकड़ों में, जैसे छोटे छोटे वर्ड्स, वेयर आर यू गोइंग टू टाउन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्लैंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे मैंने वो एग्जांपल्स लिख दी, डू यू कैच देम। आप अब इसमें देखें, आप स्लैंग भी है, क्योंकि देम कंप्लीट वर्ड है, इसको शॉर्ट करके मैंने डायलॉग में एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आप इसमें आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कैरेक्टर्स लिखते वक्त। और उसके बाद ये डायलॉग के दोबारा कन्वेंशनल रूल्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वही कोटेशन मार्क्स वाले आपने कैपिटलाइज करना है और डायलॉग टैग आपने ऐड करने हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं एक्सप्लोरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू नैरेटर।
नरेटर मैं आपको बता चुका हूँ 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन नरेटर। फर्स्ट पर्सन में ये होगा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नरेटर होगा वो स्टोरी का ही कोई कैरेक्टर होगा, और जैसे उसमें ये होगा कि आई वर्ड यूज करते हुए कोई स्टोरी नरेट करेगा, बताएगा। और थर्ड पर्सन में होगा कि जो नरेटर होगा, जो स्टोरी को नरेट करेगा, वो स्टोरी से बाहर होगा। अब दोनों का फायदा ये होता है कि अगर आप फर्स्ट पर्सन को नरेटर चूज करते हैं एज अ नरेटर, यानी स्टोरी के अंदर से किसी कैरेक्टर को आप एज अ नरेटर चूज करते हैं, तो उसका ये फायदा होता है कि चूंकि उसमें आई, वी, अस, मी इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो रीडर खुद को उसके साथ कनेक्ट कर लेता है, उसको ऐसे लगता है आई एम द पर्सन हु इज नरेटिंग द स्टोरी। लेकिन थर्ड पर्सन में ये चीज नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको पता है ही, शी, इट, दे इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। नरेटर्स के टाइप्स हो सकती हैं अनरिलायबल, रिलायबल, नाइव, नाइव कहते हैं बहुत ही सीधे साधे, डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स। अनरिलायबल कहते हैं जिन पर आपको भरोसा नहीं होता, मतलब जो जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सडनली चेंज होता है, और ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको जरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता लास्ट पर जाकर अपनी जो स्टोरी, अपनी जो आप कह लें किसी चीज का कॉन्फेशन है, किसी क्राइम का, वो कॉन्फेस करते हैं, एडमिट करते हैं। एक मूवी है बड़ी अच्छी, इत्तेफाक, बॉलीवुड की मूवी है, आप वो देख सकते हैं। उसमें जो नरेटर है वो एक किलर है, और लास्ट पर वो जाकर वो बताता है कि स्टार्ट में यही लगता है कि जो नरेटर है जिस तरीके से बता रहा है ही इज इनोसेंट, वो बेकसूर है, लेकिन लास्ट पर जाकर वो अचानक से वो चेंज होता है, उसकी नरेशन में शिफ्ट आता है, और वो बताता है कि दैट आई एम द किलर, मैंने कत्ल किया। रिलायबल नरेटर्स जिन पर आपको भरोसा होता है, आप उनको, आप वो उनकी नरेशन में जरा भी तब्दीली नहीं आती, वो जैसे स्टार्ट में उनकी नरेशन होती है रिलायबल, वैसे ही उनकी लास्ट पर होती है। आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं लास्ट में डिटेन करता हूँ बस। द वर्कशॉप इज गोइंग टू एंड। नाइव नरेटर्स, इसमें मैं लिखा हुआ है आपको, मैंने बता दिया, दीज नरेटर्स आर इनोसेंट इनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, और ये नॉर्मली बहुत कम नॉवेल्स में होते हैं, और आपको भी ऐसे जो नरेटर्स होते हैं इनको इन्फ्यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स, ये थर्ड पर्सन लिमिटेड में आएंगे, जिनका स्टोरी में कोई काम नहीं होता, और ये ऐसे होता है कि मतलब जब मैं आपको स्ट्रेटिंग वाली एग्जांपल दी, आउटसाइड स्टोरी होती है, इनका स्टोरी के अंदर कोई पार्ट नहीं होता। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं, आपने कैसे नरेटर या पॉइंट ऑफ व्यू को चूज करना है। आप ये चाहते हैं, अगर आप कैरेक्टर, अब जो कैरेक्टर है वो उसके साथ लोग खुद को आइडेंटिफाई करें, तो आप फर्स्ट पर्सन चूज करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, फिर आप थर्ड पर्सन को चूज कर लें। कुछ ऐसे नॉवेल्स भी होते हैं जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, मतलब वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया होता है, मतलब उसमें ज्यादा नरेटर्स होते हैं। एक नॉवल है कॉपी कैट के नाम से, एलेक्स लेक का नॉवल है, आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉवल बताया गया है, नरेट किया गया है। एक चैप्टर एक जो कैरेक्टर होता है वो नरेट करता है, दूसरा जो चैप्टर होता है वो दूसरा कैरेक्टर नरेट करता है। So that was all about the free workshop of fiction writing. इसमें अगर आपको ये मिसकंसेप्शन हुई है कि इसमें मतलब फ़ायदा तो हुआ नहीं, कि मतलब इसमें तो राइटिंग बताया गया नहीं लिखना कैसे है, तो मैंने आपको चीज़ पहले क्लैरिफाई कर दी थी कि इसका मकसद है कि अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, अगर आपको पहले से कुछ बेसिक चीज़ें मालूम मालूम है, आपको आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, आपको पता है कि मैंने चीज़ें कैसे लिखनी है। हाँ, लेकिन अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मैंने क्या चीज़ें ऐड करनी है, मैंने कैरेक्टर्स किस तरह के बनाने हैं, कैरेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं, तो वो आपके लिए तब फ़ायदेमंद होना था। तो जो राइटिंग अब आपने कैसे करनी है, या सेंटेंसेस हमने कैसे लिखने हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, या राइटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए अलग वर्कशॉप्स होती हैं। वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर कभी कंडक्ट हुई तो इंशाल्लाह विल नोटिफाई यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वर्कशॉप। आई होप कि अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, अगर आपके माइंड में कोई प्लान था कोई स्टोरी लिखने का, या कोई कुछ भी लिखने का, लेकिन आपके माइंड में कोई प्लॉट नहीं आ रहा था, या आप पता नहीं था कि क्या टेक्निक से लिखने की, तो इन टेक्निक्स के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर आप इनको बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो बाद में भी, तो आप ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह विल ट्राई एज मच will try to reply to you as soon as possible. Let's see your questions. सालार जो सालार सिकंदर, जो कि निमर अहमद का नॉवल है जन्नत के पत्ते, वहाँ से जो कैरेक्टर है वो आप उसको मुझे आई रेड इट
few years ago, तो अब मुझे ज़्यादा क्लैरिटी से याद नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रोटैगनिस्ट है तो इसलिए प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं वो हमेशा राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। दे कैन नॉट बी फ्लैट कैरेक्टर्स, क्योंकि रीडर्स को, राइटर्स को पता होता है कि अगर हम फ्लैट कैरेक्टर्स बनाएंगे उनको प्रोटैगनिस्ट को, तो वो फेल हो जाएंगे। तो सालार सिकंदर इज अ राउंड कैरेक्टर। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ स्टोरीज में पास्ट और प्रेजेंट दोनों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पास्ट, अगर आप नॉर्मली स्टोरीज में पास्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ऐसे काफी सारे ऐसे नॉवेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नॉवल है द कॉपी कैट एलेक्स लेक का, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रेजेंट टेंस को कहते हैं हिस्टोरिक हिस्टोरिक प्रेजेंट। तो इसमें ये होता है कि इसका फायदा ये होता है कि ऐसे लगता है कि स्टोरी आपके सामने हैपन हो रही है, टेक प्लेस हो रही है, आपके साथ साथ हो रही है। पास का हल्का सा नुकसान ये होता है, ऑल्दो पास्ट एक बड़ी ग्रैबिंग टेक्निक है। पास्ट से मतलब ये होता है, आप इस तरीके से लिखें वंस अपॉन अ टाइम, तो स्टार्ट वंस अपॉन अ टाइम फ्रेज ही बड़ा कैची है, और इससे रीडर इंडल्ज होता है, पता नहीं क्या होगा एक दफा। तो अगर आप प्रेजेंट में लिखते हैं, उससे ये होता है कि जो ऐसे लगता है कि मतलब अभी के टाइम में जो रीडर पढ़ रहा है उसके टाइम में, और उसके सामने और उसके साथ साथ जो है वो जो स्टोरी है वो टेक प्लेस हो रही है, हो रही है। तो उसमें उसमें ये भी फील होता है कि रीडर को कि हम स्टोरी का पार्ट है। पास में ये होता है कि हम स्टोरी का पार्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। अमेरिकन सेटिंग का मतलब ये है कि जारी बात है, अमेरिकन सेटिंग में आपको काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अमेरिकन सेटिंग में आपको पता है कि जिसमें जो लोग होते हैं, काफी सारे एथिस्ट होते हैं, उसके बाद काफी सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे, जो उसकी उसके बाद आपको पॉपुलेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको वहाँ की जो सोसाइटी है उसके जो तर्ज वगैरह रहने का वे है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जो वहाँ पे स्लैंग बोली जाती है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जिस तरीके से वो फूड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो वो आप उनकी डाइट होती है, आपको फिर नॉवल में वो ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको स्टाइल नहीं है और आप अमेरिकन सेटिंग चूज करते हैं, और आप जो फूड वो ऐड कर देते हैं कि मतलब कैरेक्टर ये खा रहा है और जो खा रहा है वो पाकिस्तानी खाना, तो ये बड़ी एक ऑकवर्ड सी वियर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। कॉन्फ्लिक्ट को आप कंपटीशन कह सकते हैं, लेकिन जो सही प्रॉब्लम है वो सही वर्ड है इसके लिए, वो मेन प्रॉब्लम है, जिसके की जो है वो सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। मेन मसला, असल मसला। नहीं, मैन वर्सेस सोसाइटी और मैन वर्सेस गॉड दोनों सेम नहीं है। सोसाइटी में हमारा जो एंटेगनिस्ट होता है वो लोग होते हैं, एक कम्युनिटी होता है, एक तबका होता है जिसकी सोच खराब होती है, जिसको हमने रिफॉर्म करना होता है, इस्लाह करनी होती है। एक गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट को भी आप, मैं कह सकते, मैंने आपको एग्जांपल दी वी फॉर वेंडेटा में। वी फॉर वेंडेटा में जो पूरी वो गवर्नमेंट के खिलाफ वो रिवॉल्ट करता है, पूरी गवर्नमेंट को सही करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, लोगों के व्यूज वगैरह सही करने के लिए, तो ये सोसाइटी के खिलाफ है। गॉड के खिलाफ तब होगा अगर आप कह लें कोई ऐसा कैरेक्टर है जो खिलाफ है किसी रिलीजियस कल्ट के। मैंने आपको एग्जांपल दे दी पीके जो मूवी है, और इसी तरीके से जो एक और, मुझे अभी उसका नाम माइंड से स्किप हो गया, ओ माय गॉड। तो वो सोसाइटी में भी आप कह सकते हैं, लेकिन वहां पे जो ज्यादा डोमिनेंट थीम है ना, या जो ज्यादा डोमिनेंट प्रॉब्लम है, वो हमारे पास रिलीजियस तबका है। बाकी रिलीजन और सोसाइटी को आप सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों ऑलमोस्ट इंटरमिंगल है आपस में। KGF movie, I haven't watched this movie, so I'm sorry, I do not know the answer to this question. Recording, I hope so it will be available. If it will be, so I'll share it with you. Oh, sorry, Salar is character from Pire Kamil. I'm sorry. No, you cannot use two points of view in a novel. आप या तो एक पॉइंट, आपको एक पॉइंट ऑफ रखेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन के थ्रू नरेट करें या थर्ड पर्सन के थ्रू। आप ये कर सकते हैं कि आप मल्टीपल थर्ड पर्सन ले लें या आप मल्टीपल फर्स्ट पर्सन ले लें। नॉर्मली मल्टीपल फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं। यस, वेरी गुड। जो मनी हाइस्ट जो सीजन है उसमें जो टोक्यो कैरेक्टर है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा। दैट्स इट। सो वी आर डन विद योर क्वेश्चंस एज वेल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरह की काफ़ी सारी कोर्सेज करवाती रहती है। सो आई एडवाइज यू, आई सजेस्ट यू कि आप इसके साथ कनेक्टेड रहें।
and it was the first time that this I was hired by this organization for this workshop. इंशाल्लाह अगर आप in future कोई इस तरह का मज़ीद कोर्स करवाया जाता है तो we'll notify you. That's all. I hope uh, you get the most benefit from this workshop as much as possible. Thank you so much. We'll end here. Allah Hafiz.